जय हिंद बच्चों। तो बच्चों स्वागत है केमिस्ट्री के इस बेहतरीन सेशन में जिसमें हम जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन सभी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और इसकी कुछ टेक्निकल बातें सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आसानी से उसके आंसर को कैसे दे पाए। बच्चों पीवाईक्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लग जाएगा कि चैप्टर का कौन सा पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से पोर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग हमें करना है, जिससे कि हमारी तैयारी बहुत अच्छे से बूस्टअप हो जाए। बच्चों सबसे पहले हम लोग एसिडिटी की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो एसिडिटी और बेसिसिटी होती क्या है, पहला हल्का सा आइडिया हम ले लेते हैं। एसिडिटी का मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल से, किसी भी अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ आयन रिलीज होता है तो बच्चों उसको हम एसिडिटी बोलते हैं, फिनोमिनन को एसिडिटी बोलते हैं। लेकिन अगर बेसिसिटी की बात करें बच्चों, बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी में क्या करते हैं, लोन पेयर जो होता है बच्चों, लोन पेयर किसी भी एटम के ऊपर होता है, उसमें डोनेट करने की टेंडेंसी, डोनेटिंग टेंडेंसी जितनी ज्यादा होती है मेरे प्यारे बच्चों वो उतना अच्छा बेस होता है। यही बात समझना। मतलब अगर किसी भी मॉलिक्यूल पर कोई लोन पेयर पड़ा हुआ है और इस लोन पेयर में डोनेशन अच्छी होती है तो इसका मतलब उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लुईस बेस बोलते हैं। और इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बेसिसिटी बोलते हैं। इसका आइडिया हम सभी को होगा, नहीं है तो आप लोग सीख लीजिए क्योंकि बार बार आगे क्वेश्चन मिलेंगे आपको और वो क्वेश्चन पर ध्यान देना है और क्वेश्चन मिलेगा आपको इस तरह का क्वेश्चन। तो बच्चों हमें यहां पर ध्यान रखना है बेसिसिटी में लोन पेयर कितना आसानी से डोनेट हो रहा है, जितना आसानी से डोनेट होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग उसकी बेसिसिटी होगी और जितना मुश्किल से डोनेट होगा उसकी बेसिसिटी उतनी कम होगी। बच्चों मतलब ये है कहने का मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मान ले कोई भी एटम इसके पास में लोन पेयर है और इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, बच्चों जीओसी का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जीओसी में हम पढ़ते आ रहे हैं 11th क्लास से, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, यही बात आपको सीखनी है। जीओसी के पूरे लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर मैंने बनाए हुए, उनको जरूर देखेगा आप। और उसको देखने के बाद में आप किसी भी टाइप का, चाहे एडवांस का हो, नीट का हो, जेईई का हो, किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इनके क्वेश्चंस को अगर करने में किसी को दिक्कत आ रही है तो बच्चों आपको वो कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है और वहां पर प्लेलिस्ट से सारे क्वेश्चन को मैंने इसके प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो वहां पर आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, तो इसका मतलब उसके अंदर बेसिसिटी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, बेसिसिटी जो हो जाती है उसके अंदर इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी घट जाती है, इलेक्ट्रॉन खींचता है ये अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटेगी तो बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों, बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी इसकी, डिक्रीज हो जाएगी। जीओसी चैप्टर के अंदर सारा खेल इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के ऊपर चलता रहता है बच्चों। इसी को समझना है, इसी को सीखना है और इस पीवाईक्यू सीरीज में आप लोग सब सीख जाएंगे। मैं आपको साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलूंगा। इसमें आगे हम बात करें बच्चों, हमारे पास में 3 कंपाउंड बने हुए हैं बच्चों और इस कंपाउंड में हम लोग देखते हैं कि इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होते हैं और यहाँ पर लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस होता है और इसके लोन पेयर डोनेट करना चाहेंगे लेकिन ये लोन पेयर बाहर जाने के बजाय ये इसी रेजोनेंस में खर्च हो जाता है। तो बच्चों इस पहला जो मॉलिक्यूल लिखा ए, इसमें लोन पेयर तो होता है लेकिन वो लोन पेयर यूज हो जाता है रेजोनेंस में। मेरी बात को समझना, किसी का लोन पेयर, किसी भी एटम का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में खर्च हो जाता है, रेजोनेंस को ड्राइव करने में यूज हो जाता है तो बच्चों उसकी बेसिसिटी कम हो जाती है क्योंकि लोन पेयर जो बाहर जाना था वो उसी में यूज हो गया, उसी के रेजोनेंस को चलाने में यूज हो गया, तो बच्चों उसका बेसिसिटी कम हो जाएगा। इसके पास बात करें तो इसका मतलब यहां पर ये रिजिड स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहां पर लोन पेयर हैं, 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इसमें डोनेट टेंडेंसी बहुत मैक्सिमम होगी। इसके पास भी लोन पेयर होंगे बच्चों, के पास भी लोन पेयर होंगे तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी बेसिसिटी जो हो जाएगी, बेसिसिटी मेरे प्यारे बच्चों, बेसिसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी बी की। मैं बी की बेसिसिटी की बात कर रहा हूं मैं, कि हमें बात करनी पी के बी। और मेरी बात सुना बच्चों, बेसिसिटी
और pKb और pKa का रिलेशन क्या होता है? बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। pKb, p का मतलब होता है एक नेगेटिव लॉगरिथम होता है, माइनस kb डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस होता है। और अगर मैं एसिडिटी की बात यहीं पर बात कर लेता हूं, एसिडिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। pKa डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Ka का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड और pKb का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस होता है। तो बच्चों यहां पर B हो गया, बेसिसिटी में हो गया। अब दोनों की बात करें, इसमें तो रेजोनेंस में खर्च हो गया, रेजोनेंस में यूज हो गया, तो रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर हो गया बेकार, डोनेट करने की टेंडेंसी मिनिमम। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर तो हमारा सेकेंडरी अमाइन लगा हुआ है रे, NH लगा है, लोन पेयर है, सेकेंडरी अमाइन, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी एक ही कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी। तो बच्चों C हो जाएगा, इसके बाद में हो जाएगा B। दिस इज द बेसिसिटी। लेकिन हमें pKb निकालना है और pKb तो उसका इनवर्स होता है, तो B C A, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKb। बच्चों ध्यान रखना, हमारे जेई मेंस का पैट क्वेश्चन होता है, बार बार रिपीट किया हुआ है। आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि मुझे एसिडिटी और बेसिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, इवन एडवांस में भी, और हमारे नीट के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसिडिटी बेसिसिटी, लेकिन जेई मेंस में तो इसके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। तो यहां पर हमारा हम लगा सकते हैं बच्चों, इसमें कौन सा क्वेश्चन आया, इसमें सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, यहां पर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें बच्चों, तो अगले क्वेश्चन में हमें स्टेबिलिटी पूछा रहे बच्चों। मैंने क्या बोला, मैंने जीओसी की बात कर रहा हूं, और जीओसी में हमें इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटाइजेशन, इन सब का जानकारी होना बहुत जरूरी है बच्चों। मतलब जीओसी के क्वेश्चंस कर रहे हैं और इनकी जानकारी नहीं है तो आपके लिए जीओसी बेकार है, आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। और मैं बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जीओसी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगने वाला कॉन्सेप्ट होता है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कोई भी चैप्टर उठा लेना, चाहे आप हाइड्रोकार्बन उठा लेना, चाहे आप हेलो एल्केन्स, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, अमाइन, कुछ भी, आपको जीओसी हर एक चैप्टर में, क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चों, इसको तो आपको सीखना पड़ेगा, और उसको सीखने के लिए मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करिएगा, पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया हुआ है, हर एक लेक्चर मैंने डाला हुआ है, एक सीरीज बनाई हुई है, उसको पूरा कंप्लीट करिएगा अगर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना है बच्चों। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बगैर आप कभी भी जेई में, नीट में कभी भी आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, कभी नहीं ले सकते आप। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना जरूरी है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ के जाते हैं, करते भी थोड़ा बहुत करते, उसे क्वेश्चन नहीं लगा पाते हम लोग। तो क्वेश्चन सिलेक्शन ना होने का कारण सबसे बड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगती है, क्योंकि यही कारण होता है बच्चों, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम अपने तरीके से पढ़ते हैं, लोग पढ़ाते हैं बहुत ऊपर लेवल से पढ़ाते हैं, लेकिन वो चीज हमारा क्वेश्चन में काम आने वाला ही नहीं है बच्चों। स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका लगा रहे हैं, यहां पर देखो O पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर भी O पर नेगेटिव चार्ज है, O पर नेगेटिव। बच्चों यहां पर जहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाए ना, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। और बात सुनना ध्यान से, मैंने आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट कराए हुए जीओसी के अंदर बच्चों, जब भी किसी स्पीसीज के ऊपर एनायन है, एनायन का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बैठे हुए हैं, एनायन को स्टेबलाइज करने वाला होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। रे मेरी बात को समझिएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, और एनायन चाहता है कि मेरे पास से इलेक्ट्रॉन कोई ले ले, तो इसका मतलब किसी भी एनायनिक स्पीसीज पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब -I ग्रुप होता है, -M ग्रुप होता है, माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ये सब इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, सारे नेगेटिव। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके जानना बहुत जरूरी है बच्चों, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों क्या होगा, एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। रे मैंने सारे ग्रुप याद कराए हुए हैं, सारे ग्रुप, लेकिन कोई भी एनायनिक चीज पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए तो बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सभी भली भांति परिचित है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये तो पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है, और भी इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डाले जा रहे हैं, तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी तो और घट जाएगी। बच्चों इसी को समझना है, इसी को जानना है। तो यहां पर आप बात करें, अगर मैं एक कंपाउंड देखूं, O पर नेगेटिव चार्ज है,
यहाँ पर N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड NO2 का स्ट्रक्चर होता है। तो मेरी बात समझना कि इस एनायन पर जो NO2 लगा है ना बच्चों, यहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं दिखा, तो यहां पर होता है माइनस आई इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर जो डिपेंड करेगा ना, वही हमेशा माइनस आई इफेक्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ, इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट लग रहा है इसके अंदर, पहले ए के अंदर। अगर मैं बी की बात करूं बच्चों, तो यहां पर O नेगेटिव लगा है, यहां पर लगा है NO2, इधर डबल बॉन्ड लगा है। तो बच्चों यहां पर देख सकते हैं कि इस एनायन पर, एनायन है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो यहां पर रेजोनेंस लग रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, यहां पर मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस तो बोल दो यार, मीजोमेरिक इफेक्ट बोल दो। अगर तीसरी की बात करूं यहां पर मैं, तो यहां पर O नेगेटिव एनायन, और यहां पर N डबल बॉन्ड O और O लिखा है इस टाइप। तो बच्चों यहां पर एनायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस है, और साथ में ये वाला क्या होगा बच्चों, आई इफेक्ट भी लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है, और इसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट भी लग रहा है। दो दो इफेक्ट लग रहे हैं बच्चों इसके अंदर, सी के अंदर दो दो इफेक्ट लग रहे हैं बच्चों, दो दो इफेक्ट लग रहे हैं, रेजोनेंस भी है और माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है। लेकिन यहां पर क्या लग रहा है, यहां पर देखो ये NO2 इधर लग रहा है, यहां पर इधर इसके ऊपर, और ये रेजोनेंस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन जहां होता है वहां रेजोनेंस होता, सभी जानते हैं इस बात को। तो इसमें केवल रेजोनेंस है, इस पर रेजोनेंस, और यहां पर NO2 ग्रुप लगा है इस रेजोनेंस के पार्ट से। तो माइनस आई और माइनस आई दो दो इफेक्ट लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को चूस लेंगे, बिल्कुल ही खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन इससे। इसका मतलब यहां पर स्टेबिलिटी एनायन की बढ़ जाती है। तो इसका मतलब एनायन की स्टेबिलिटी बच्चों इसके अंदर मैक्सिमम होगी, एनायन की स्टेबिलिटी इसके अंदर मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, C इज द मोस्ट स्टेबल, और चारों ऑप्शन में देख पाएंगे कि इन चारों में से C जो होता है वो मोस्ट स्टेबल स्पीसीज होता है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है, यहां पर भी हमारा कह रहा है कि बॉन्ड एनर्जी पूछा बच्चों, बॉन्ड एवरेज बॉन्ड एनर्जी डिसेंडिंग ऑर्डर में बतानी है बच्चों। बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है कि बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी यूज होती है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो यहां पर CF का कार्बन और फ्लोरीन के बीच में, कार्बन क्लोरीन के बीच में, कार्बन ब्रोमीन के बीच में, और कार्बन आयोडीन के बीच में बॉन्ड है। मतलब बॉन्ड एनर्जी वहां पर ज्यादा रिक्वायर्ड होगी जहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, जहां पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों। और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होता है, जिनमें दो एटम के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है। और बच्चों ओवरलैपिंग कैसे होगी, ये कार्बन की अगर बात करें आप, कार्बन के अंदर आउटर मोस्ट में 2p ऑर्बिटल है, और फ्लोरीन के अंदर भी 2p ऑर्बिटल है, दोनों सेम एनर्जी लेवल की है। तो इसका मतलब क्या होगी, बेस्ट ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग जितनी बढ़िया, उसका मतलब उसके अंदर उसका स्ट्रेंथ भी उतनी बढ़िया होगी। तो सबसे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी सबसे मैक्सिमम इसकी होगी। लेकिन यहां पर क्लोरीन जो होगा वो थर्ड पीरियड का गया, ये 2p ऑर्बिटल है, ये 3p ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी में गड़बड़ी हुई, और गड़बड़ी हुई तो इसका मतलब ओवरलैपिंग भी थोड़ी गड़बड़ हुई। इसका मतलब ओवरलैपिंग जैसे कमजोर होगी तो बॉन्ड भी कमजोर होगा। इसकी बात करोगे तो यहां पर 2p रहेगा कार्बन का ऑर्बिटल, लेकिन ब्रोमीन तो फोर्थ ऑर्बिट का हो गया, तो इसका मतलब 4p। इसके बाद में जितना एनर्जी का डिफरेंस बढ़ता जाएगा उसकी ओवरलैपिंग उतनी ही वीक होती चली जाएगी, और इसमें तो मामला ही खराब हो जाएगा। एक चींटी है और एक हाथी है भाई, 5p ऑर्बिटल है, इनके बीच में ओवरलैपिंग तो नाम मात्र के बराबर होगा। मतलब ओवरलैपिंग सबसे मैक्सिमम। तो बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी बच्चों, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी ना प्यारे बच्चों, वो सबसे ज्यादा कार्बन फ्लोरीन की होगी। और जिसमें ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी प्यारे बच्चों, ज्यादा होगी। तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। तो हम लोग यहां पर लगा सकते हैं कि इसमें CBr की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो हम लोग यहां पर सेकंड ऑप्शन को बता सकते हैं, सेकंड ऑप्शन यहां पर लगा सकते हैं कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, तो यहां पर पूछ रहा है कि बेसिसिटी। मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने शुरुआत के क्वेश्चन में बोल दिया था एसिडिटी बेसिसिटी के ऊपर मैक्सिमम। इसमें हमारा सारे के सारे जेईई मेन 2020 के क्वेश्चंस का डिस्कशन हो रहा है। यहां पर सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। यहां पर बेसिसिटी की बात कर रहा है, और इससे पहले क्वेश्चन में पीकेबी की बात कर रहा था। बेसिसिटी बतानी है बच्चों, और बेसिसिटी निकालने के लिए आपको पता होगा एनायन है, ये भी एनायन होगा बच्चों, ये भी एनायन और ये भी एनायन, सब एनायन है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है।
और आप जानते हैं बच्चों एनायन में लोन पेयर होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जिसमें मैक्सिमम होगी उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। बात कर लेते हैं बच्चों, यहां पर कार्बन है, एनायन है, इसके पास में 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और सभी जानते हैं मिथाइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर से भी डोनेट करेगा, तो इसका मतलब इसके पास में लोन पेयर जो पड़े नेगेटिव की फॉर्म में, इसमें मैक्सिमम टेंडेंसी हो जाएगी। तो मैं पहले ऑप्शन में चेक कर लेता हूं, पहले मैं ऑप्शन में चेक कर लेता हूं। तो बच्चों इस चारों ऑप्शन में फर्स्ट जो है इसकी बेसिसिटी आ रही है, फर्स्ट की बेसिसिटी ज्यादा आ रही है और सब में किसी में है ही नहीं। इसका मतलब यहां पर तीनों नहीं होने वाले, मैं एक पार्ट से ही इसका आंसर निकाल पा रहा हूं। बच्चों जब भी आप क्वेश्चन करें तो सबसे पहले आप जब भी सीक्वेंस ऑर्डर लगाने के लिए पूछे ना, तो आप हर एक मॉलिक्यूल पर ऑर्डर को चेक करेंगे। जिसका भी ऑर्डर, अगर एक का ऑर्डर निकल गया तो आप लोग पहले चेक करो। बहुत सारे क्वेश्चन तो आप लोग सी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। आपको बहुत आसान क्वेश्चन देख लिया, यहां पर 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुछ नहीं किया मैंने, आगे वाली बात मैंने छेड़ी ही नहीं है। बस यहां पर मुझे पता चलेगा कि भैया यहां पर इस टर्सरी कार्बन आयन में, कार्बन आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर इजीली डोनेट करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप। इसके बाद में क्या होगा बच्चों, मिथाइल ग्रुप होता है, ये मिथाइल ग्रुप होता है, एनायन है, ये इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर को देगा। इसका मतलब यहां पर क्या जाएगा, ये वाला फोर्थ आएगा, ये वाला फोर्थ। ये क्यों नहीं आए बच्चों, ये इसलिए नहीं आए क्योंकि इसका जो लोन पेयर था ये रेजोनेंस में यूज हो जाता है। रेजोनेंस में, मैंने क्या बोला, किसी का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में यूज हो जाए तो बच्चों इसका मतलब वो डोनेट करने के लिए बचेगा ही नहीं, डोनेट करने की टेंडेंसी उसमें होगी नहीं क्योंकि वो खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा रेजोनेंस में। और जो रेजोनेंस में बिजी हो जाए, डोनेशन टेंडेंसी उसकी तो मिनिमम होने वाली है। तो इसका मतलब बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। यहां पर आप जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड के पास कार्बन, उसके पास एनायन, और ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है और sp में s का परसेंटेज हम सभी जानते हैं 50% होता है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे मैक्सिमम हो जाएगी। और बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा हुआ लोन पेयर डोनेट कहां से होगा, डोनेट करने की टेंडेंसी मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब यहां पर हम ऑर्डर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर भी इस क्वेश्चन की हम चर्चा कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, यहां पर कह रहा है कि हीट ऑफ कंबशन बोल रहा, ध्यान देना, हीट ऑफ कंबशन मतलब इनको हमें बर्न करेंगे, कंबशन कराएंगे, और कंबशन कराने का इसका मतलब उसका ऑर्डर लगाना है बच्चों। ध्यान रखना, इस बात को समझना बहुत जरूरी है बच्चों। हीट ऑफ कंबशन जो होता है, हीट ऑफ कंबशन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। हीट ऑफ कंबशन एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एल्कीन की स्टेबिलिटी के इनवर्स। अब किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी को कैसे मापे बच्चों, ध्यान रखना है। स्टेबिलिटी को मेजर करने का तरीका यह होता है कि आप जिसके अंदर ई एल्कीन, ध्यान रखना एल्कीन अगर होता है, अगर मैं एल्कीन की बात करता हूं बच्चों, एल्कीन एक तो होता है सिस ट्रांस, आपने नाम सुना होगा, सिस ट्रांस नाम सुना होगा। तो बच्चों सिस ट्रांस के अलावा एक टर्म और होता है, इसको बोलते हैं जेड और ई। जेड और ई एल्कीन होती है। जेड और ई एल्कीन का मतलब होता है कि किसी भी एल्कीन में डबल बॉन्ड अगर होता है, डबल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड के सेम साइड में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब जेड एल्कीन। और किसी भी एल्कीन में सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में दिख रहे हैं तो उसको ई एल्कीन बोलते हैं। और जेड और ई एल्कीन में से ई एल्कीन मोस्ट स्टेबल होता है, मेरी बात को समझ लेना। आगे बात की जाएगी जब हाइड्रोकार्बन टॉपिक कराया जाएगा तो आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी समझाई जाएगी अच्छी तरीके से। अभी जान लीजिएगा कि हम लोग स्ट्रक्चर को देखकर समझ सकते हैं बच्चों, और स्ट्रक्चर को देखकर कैसे समझेंगे, जरा बात को ध्यान से समझना। यहां पर मैं डबल बॉन्ड को फोकस करूंगा, डबल बॉन्ड पर एक सब्स्टिट्यूएंट यहां लगा हुआ है, अरे प्यारे बच्चों एक सब्स्टिट्यूएंट यहां लगा हुआ है और इस डबल बॉन्ड के सब्स्टिट्यूएंट ऊपर आ रहा है, दिस इज ई एल्कीन। समझना, सब्स्टिट्यूएंट उस पर लगे हुए ग्रुप जो होंगे डबल बॉन्ड से अपोजिट साइड में दिख जाए ना आप स्ट्रक्चर में, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, तो आप लोग सीधा सीधा देख के बता देंगे, इसमें कुछ नहीं करना आपको। इस डबल बॉन्ड के पास है, इस डबल बॉन्ड के पास में ग्रुप ऊपर जा रहा है, एक बॉन्ड, तो एक बॉन्ड ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट ऊपर आ गया।
एक नीचे आ रहा है, तो इसका दिस इज ऑल्सो ई एल्कीन। तो इसका मतलब यहां पर ई एल्कीन ज्यादा हो गया, और आप जानता है ई एल्कीन ज्यादा होगा तो इसका मतलब इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन जो होगा ये मोस्ट स्टेबल एल्कीन हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल एल्कीन हो। अब सेकंड बी में देखें तो यहां पर देखो ये वाला डबल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट सेम सेम साइड में, दिस इज जेड, ये सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में, दिस इज जेड, तो यहां पर दोनों जेड आ रहे हैं, यहां पर देखिए ध्यान से। अगले की बात करें बच्चों, जहां पर ये वाला ई आ रहा है, ये ई आ रहा है और ये जेड आ रहा है बच्चों, तो इसका इन तीनों में से सबसे मोस्ट स्टेबल ये हो गया, और जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन होता है उसका मतलब उसका हीट ऑफ कंबशन क्या होता है बच्चों, मिनिमम होता है। तो इसका मतलब ए का हीट ऑफ कंबशन सबसे मिनिमम होगा, और ए का हीट ऑफ कंबशन मिनिमम आ रहा है, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन गया, और इसका मतलब क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन गया। तो हमारे दो ऑप्शन तो बिल्कुल सेलेक्ट हो गए, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ए का। अब इन दोनों में से देखो, दोनों में से कौन सी एल्कीन मोस्ट स्टेबल रहेगी, मोस्ट सबसे लीस्ट स्टेबल रहेगी बच्चों। एक में ई आ रहा है, एक में जेड आ रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो हम समझ पा रहे हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे, एक ई और एक जेड है तो कैंसिल आउट होगा, तो इसका मतलब ये तो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। और लीस्ट स्टेबल एल्कीन मेरे प्यारे बच्चों, उसका हीट ऑफ कंबशन मैक्सिमम होगा, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर सी का हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा, तो मैं यहां पर लगा सकता हूं कि बच्चों ए जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि शॉर्टेस्ट, बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पूछा बच्चों। शॉर्टेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड उसी में होगा जहां पर डबल बॉन्ड का करेक्टर आता है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में शॉर्टेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है, जिसके अंदर अनसैचुरेशन जितना ज्यादा होता है। अब यहां पर आप देखिएगा, इस वाले कार्बन क्लोरीन, इस वाले कार्बन क्लोरीन, इस वाले कार्बन क्लोरीन की बात करें, कार्बन CH, डबल बॉन्ड CH, फिर यहां पर N, डबल बॉन्ड O, और यहां पर O लिखा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और क्लोरीन पर होते हैं लोन पेयर, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो ये लोन पेयर इधर टूटेगा, ये डबल बॉन्ड इधर टूटेगा, रेजोनेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों, और रेजोनेंस होगा तो यहां पर क्लोरीन के पास में डबल बॉन्ड आया, CH आया, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड आ गया N, फिर यहां पर ये वाला बॉन्ड ऊपर टूट जाएगा ऐसे, तो बच्चों यहां पर N, इसके पास में O नेगेटिव, ये ऐसे। कार्बन क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर केवल किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है बच्चों, इनमें नहीं, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है बच्चों, ये तो सबके सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है रे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो यहां पर कोई पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं आने वाला है। पार्शियल डबल बॉन्ड वही आएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो लोन पेयर यहां पर शिफ्ट होगा, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो इसका मतलब इसका सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन।